अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, अपोजिशन जमातें अब भी जो उनका एक स्टांस है वो यही है कि लॉकडाउन की तरफ हमें जाना चाहिए, लॉकडाउन को ही हमें जो है मजीद एक्सटेंड करना चाहिए। एक तरफ तो वो मसाजिद के हवाले से साथ इकट्ठा खड़े हैं और कहते हैं कि मसाजिद नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब ऐवान के लिए वो बहुत ही बुरी तरीके से बेताब हैं कि ऐवान खुलना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी और चीज़ें इस वक्त स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जो लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी थी वो बुरी तरह दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसमें कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही। अगर हम फिगर या ग्राफ को देखें तो उसमें हमारे पास कोई सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान दुनिया का वो आखिरी मुल्क है और या फिर आखिरी ममालिक में से एक मुल्क है जहां पर कोरोना वायरस कोविड-19 सबसे आखिर में आया और वहां पर जो अमवात है, मोर्टालिटी रेट है, वो भी सबसे कम, वो सैटिस्फैक्ट्री नहीं दिखाई दी। जहां पर सिंध हुकूमत की जानिब से बहुत बड़े क्लेम्स किए गए थे, उनको बहुत सराहा भी गया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके ही स्टांस के ऊपर सवालात उठने लगे। जैसा कि उन्होंने एक तरफ राशन का दावा किया कि हम इतने स्पेसिफिक डेज में इतना राशन जो है फराहम कर देंगे, 8 अरब रुपए के ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत सारे सवालात उठाए, ना सिर्फ सिंध हुकूमत के लिए बल्कि वफाक के लिए भी। साथ ही साथ बहुत सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे रेज हुए ये हैं कि अगर लॉकडाउन हमने किया था तो क्या हम प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड थे लॉकडाउन के लिए? क्या जिस तरह दूसरे ममालिक ने लॉकडाउन को किया, क्या हमने भी वैसे ही उसको फॉलो किया या नहीं? और अगर हम केसेस की बात करें, जब इसमें कोई फ्रीक्वेंट कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही तो फिर व्हाट्स द पॉइंट टू गो फॉर द लॉकडाउन, जहाँ पे लोग एक तरह साथ नहीं दे रहे, एक साथ मिलकर साथ नहीं दे रहे हुकूमत का, ना ही मीडिया को सीरियस इस वक्त ले रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या लॉकडाउन मजीद रखना चाहिए? क्या कराची को एक भी दिन मजीद और हम बंद करना अफोर्ड कर सकते हैं, जहां पे पूरा मुल्क बंद है? साथ ही साथ कराची जो कि इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, वो भी बंद है। सिंध तो किसी भी सूरत अब भी जो है इस स्टांस से नहीं हट रहा, लेकिन वफाक जो है वो अब भी इसी स्टांस के ऊपर बरकरार है कि हमारा जो इशू है, हमारे मुल्क में जो इशू है वो मेन इशू गुर्बत का है। तो इस ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सलमान रहमान साहब, तजियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान ताज, MP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सलमान, आपसे जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन के हवाले से अगर हम बात करें तो लॉकडाउन की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो कम्प्लीटली फेल्ड दिखाई दी। बहुत जल्दी हमने जो है एक डिसीजन लिया कि हमने वी हैव टू गो फॉर द लॉकडाउन इंस्टेंटली, लेकिन जो मेजर्स लेने चाहिए थे जिस तरह बैरूनी ममालिक में लिए गए वो हमने नहीं लिए। तो अब मजीद इसको एक्सटेंड करना, क्या आप इसकी फेवर में हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने इन्वाइट किया। सबसे पहले तो ये देखिए ना कि लॉकडाउन के अलावा कोई ऐसा तरीका दुनिया में अभी तक मुतारिफ नहीं हुआ जिससे ये कोविड-19 की जो बीमारी है उसको स्लो डाउन, स्प्रेड को स्लो डाउन करने के लिए लॉकडाउन के अलावा और लेकिन क्या ऐसा लॉकडाउन जहां पर आपकी जो है मसाजिद बंद हो, स्कूल्स बंद हो, वहां पे आपकी पूरी जितनी भी आपकी ट्रेड की एक्टिविटीज हैं वो बंद हो, लेकिन लोग फिर भी घरों से बाहर हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज डिप्लॉयड हो, लेकिन FIRs भी लॉकडाउन के अलावा कोई तरीका अभी तक जैसे मैंने कहा कि दुनिया में कोई मुताबिक नहीं है। लेकिन आप ये देखें, ये इतना इफेक्टिव क्यों साबित नहीं हो रहा है? इसलिए इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है कि बुनियादी तौर पे जो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी कि लॉकडाउन, जब जनवरी से इनको ये इस वबा के बारे में पूरी दुनिया में पता चल गया था कि ये वबा आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता चाइना से स्टार्ट हुई, आपके पड़ोस से स्टार्ट हुई, आपके दूसरे पड़ोस में गई, ईरान में गई, फिर यूरोप में गई, फिर अमेरिका में गई। तो जनवरी से आपको इसके बारे में तैयारी करने की जरूरत थी। और तैयारी आप क्या कर सकते थे? देखिए, लॉकडाउन के दौरान आप इसकी इफेक्टिवनेस को आप किस तरह बढ़ा सकते थे? आप इस तरह बढ़ा सकते थे कि आप टेस्टिंग किट्स, आपके पास टेस्टिंग किट्स रेडी होती। मेरा क्वेश्चन इस वक्त सिर्फ ये है कि लॉकडाउन की अगर हम बात करें, अपेरेंटली लॉकडाउन को जिस तरह होना चाहिए था और कुछ मेजर्स के साथ हमें करना चाहिए था, क्या वैसा हुआ? देखिए, उसमें भी प्रॉब्लम क्या हुई? पार्टी खुद को क्लेम करती है कि उन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, दे वर द बेस्ट, और उन्होंने तमाम तरह रेमेडीज जो है अप्लाई की, लेकिन क्या लॉकडाउन जिस तरह होना चाहिए था वैसा हुआ? उसमें भी जो बेसिक प्रॉब्लम है ना वो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग की है। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्लैरिटी पहले दिन से नहीं थी। वफाकी हुकूमत टीवी पे आके कहती थी कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, उसके ठीक है, वफाकी हुकूमत को अभी इस तरफ फिलहाल एक तरफ रख दें, उस पे मैं आऊंगी, लेकिन अभी सिंध हुकूमत की मैं आपसे बात करूं। सिंध हुकूमत वो तो क्लेम कुछ और, वो तो अपेरेंटली क्लेम्स तो बहुत हाई कर रहे थे ना। सिंध हुकूमत ने पहले दिन से पॉलिसी डिसीजंस तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिए। उन्होंने लॉकडाउन किया, पहले मरहले पे स्कूल कॉलेजेस बंद किए, दूसरे मरहले पे PSL के मैचेस बंद किए, फिर उसके बाद लॉकडाउन। यहाँ तक वी अंडरस्टैंड, लेकिन
बाद में जब लॉकडाउन हुआ, जिसको वो कहते हैं कंप्लीट नॉट पार्शियल लॉकडाउन, फिर क्या लोग देखिए उसमें तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की भी है ना, कि वो नहीं, यही तो मसला है ना। तो हमारे यहाँ उस तरह एजुकेटेड नहीं है ना, तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम था कि उस लॉकडाउन को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कराते। कैसे इंप्लीमेंट कराते? वो अगर थोड़ा हार्श होते थे, उनकी वीडियोस बन जाती थी, उनका डेफेमेशन स्टार्ट हो जाता था, नहीं वो आप बात सही कह रही हैं, लेकिन उसका तरीकेकार ये फिर एफआईआर में देखिए इसकी एक तैयारी जनवरी से हुकूमतों को कर लेनी चाहिए थी। बहुत बड़ी नाकामी है कि हुकूमतें इसके लिए तैयार नहीं थी। हालांकि जैसे आप कह रही हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस सबसे आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह आया है, तो जब ये दिसंबर में चाइना से स्टार्ट हुआ, जनवरी फरवरी मार्च आपके पास पूरा था, तो आपको तैयार हो जाना चाहिए था इसके लिए। आपको अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इसके लिए ट्रेन करना चाहिए था, आपको पॉलिसीज बना लेनी चाहिए थी, आपको टेस्टिंग किट्स इंपोर्ट कर लेनी चाहिए थी, आपको इसके लिए रेडी होना चाहिए था कि जिस वक्त आप लॉकडाउन करेंगे उस वक्त आप मासिव टेस्टिंग के ऊपर जाएं। मासिव टेस्टिंग के ऊपर अगर आप जाते आज, तो आज जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है उससे कहीं बेहतर होती। आपके पास आइसोलेशन वार्ड्स अवेलेबल होते, आपके पास क्वारंटीना सेंटर बने हुए होते। ये सारी तैयारी आपने लॉकडाउन करने के बाद करनी स्टार्ट की है। ठीक है, लेकिन क्वारंटीना सेंटर्स भी हमारे पास मौजूद है इस वक्त, और फिर ओवरऑल जो वहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो पा रही ना, टेस्टिंग उस लेवल पे वो नहीं हो पा रही। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि हमारे लोग इतने सिविलाइज नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो एहसास नहीं कर रहे, तो फिर हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे? वो तो एक जमीनी हकीकत है। तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना लॉकडाउन का। नहीं देखिए, आप इसको ये नहीं कह सकती कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जब तक इसकी वैक्सीन बन नहीं जाती। और जो लोग जिनके पास पैसे नहीं है, रेंट के, जो रमजान आने वाले हैं, अभी उनका ये हाल हो रहा है। और एक के लिए वफाकी हुकूमत ने एक अच्छा प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, सबको रीच नहीं हो सकता सलमान, सब तक नहीं पहुंच सकता। फिर वही सवाल आ जाता है। 4 मिलियन लोगों को तो ये 12,000 रुपए पर घर आने के पहुंचा दिया है। इसके अलावा इन्होंने 80 लाख लोगों को और पहुंचाना है। इसका मतलब है क्या कवर हो जाएंगे सब? 1 करोड़ 20 लाख लोगों को ये पहुंचा रहे हैं, तकरीबन 7 सलमान, क्या सब तक रीच हो सकती है इसकी भी? अब सब तक रीच होती है नहीं होती तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तो आप वफाक के स्टांस की बात करें। फिर सूबाई लेवल के ऊपर स्टांस की अगर हम बात करें, कैटेगोरिकली पॉसिबल नहीं है जो पिछले सालों में हमारे साथ हुआ है। क्या हमारे अंदर इतनी इस वक्त हम लोग इस तमाम सिचुएशन के मुतहम्मिल हैं इस वक्त? सवाल तो ये है। सूबाई गवर्नमेंट के, तो आप अगर सूबाई गवर्नमेंट की बात करती हैं तो सिंध गवर्नमेंट का तो टोटल फेलियर यहाँ पर ये है कि 13 साल से हुकूमत में थे, इन्होंने कोई हेल्थ फैसिलिटी इस सूबे के अंदर क्रिएट नहीं की। पूरे मुल्क में अगर सूबा सिंध की बात करें तो सबसे बदतरीन हेल्थ फैसिलिटी सूबा सिंध की है। ठीक है, तो यहाँ पे डिजास्टर तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पे जो हुकूमतें पिछले 10-15 सालों से हुकूमत कर रही हैं वो नाअहल हुकूमतें थी। उन्होंने आवाम के लिए बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। ठीक है अरसलान, इस तमाम तर सिचुएशन में जो एक मेजर एनालिसिस है वो यही है कि अगर सिंध हुकूमत ने अपेरेंटली एक अच्छा इकदाम उठाया या फिर ओवरऑल मुल्क में हमारे लॉकडाउन भी इंप्लीमेंट हुआ, तो इसकी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो सकी, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही शहरों में इसको एग्जीक्यूट किया जा सका। तो क्या मजीद हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल हैं इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया अलवीना, आपने मुझे बुलाया। देखें, ये लॉकडाउन की हम बात करते हैं, सिंध में ख़ुसूसी तौर पे कराची शहर में जो लॉकडाउन लगाने की जो बात है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ मीडिया की जीनत करने के लिए ऐलानात किए जाते हैं। जितने भी ऐलानात अभी तक किए गए, चाहे वो यूसीज को सील करने के हवाले से हो, कराची के ट्रैफिक को कम करने के लिए, मार्केटें बंद करने के लिए, बाकी मैं समझता हूँ कि उसका अमल दरामद प्रॉपर्ली नहीं किया गया। उसकी एक वजह यह कि अनप्लान्ड लॉकडाउन अनाउंस किया गया। आपको पता है कि 11 यूसीज का जो इन्होंने सील करने का अहकाम जारी किए थे, तकरीबन उसके अंदर आधे से ज़्यादा इलाका जो है मेरा हल्का था, गुलशन इकबाल का। आज वहाँ से कंटेनर्स और बाकी जो बैरिकेड्स लगे हुए थे वो हटा दिए गए। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि जब आपने पहले ऐलान किया था कि इन इलाकों को हम बंद करेंगे और आज आपने उनको हटा दिया है बैरिकेड्स, तो इसमें क्या बेहतरी कुछ आई है, कुछ किया है, कोई तो रिजल्ट आना चाहिए था ना, जिसकी बुनियाद पर अभी फैसला करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ सिंध हुकूमत एक काम कर रही है कि प्लेइंग फॉर द गैलरीज होता है ना, कि जी ऐसा ऐलानात कर दें जिससे लोग खुश हो जाएं और हमारी कुछ पीआर एक्टिविटी जो है वो बन जाए। मुराद अली शाह साहब के लिए लोग तालियां बजाना शुरू कर दें, कहें जी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और ग्राउंड पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है।
ये इस वक्त सूरत हाल है कि बहुत सारे ऐलानात जो हैं मुराद अली शाह साहब ने किए हैं, उसमें आप देखें ग्राउंड पे वो कहीं नज़र नहीं आते। इस वक्त आपने कोई एनालिसिस किया कि जी कितने लोगों को हेल्थ वर्कर्स के वजह से लगा? अरसलान, जो स्ट्रैटेजीज सिंध हुकूमत ने अपनी डिजाइन की थी, उनमें कहां पे आपको लगता है कि वो फेल हुए हैं लॉकडाउन? सबसे पहले तो ये इन्होंने जो हॉटस्पॉट्स कायम बना पूरा एनालाइज करना था कि जी किस इलाके में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे शांति नगर का इलाका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो शांति नगर में थे। तकरीबन 15% केसेस शांति नगर के इलाके के थे। उसके अंदर 2 फैमिलीज ऐसी थी जिसमें 80% केसेस जो हैं वो सिर्फ 2 फैमिलीज के थे। 25 में से 18 केसेस जो हैं वो सिर्फ 2 फैमिलीज के थे। उन 2 फैमिलीज को कैसे लगा? उन दोनों फैमिलीज का जो सरबराह था वो निजी अस्पतालों में काम करता था। निजी अस्पताल से उसको ट्रांसमिट हुआ, उसकी वजह से बाकी घर के अफराद को लगा, उसकी वजह से तमाम तर लोगों को फैला। ये एनालिसिस करना था। आपने देखना था पूरी दुनिया जो काउंटर कर रही है कोरोना के स्प्रेड को, वो सिर्फ ये नहीं कर रही कि जी गाड़ी के 4 पहिए तो सिर्फ उसमें से एक पहिया लगा दिया लॉकडाउन और उसी के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। नहीं, ठीक है, आपने एनालाइज करना है, डाटा रिसीव करना है, डाटा को एनालाइज करना है। उस पे अभी भी कोई काम नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस डिजास्टर को एक एग्जाम्पल की तरह लेकर क्या डाटा के ऊपर आप लोग काम करेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, ना डेली वेजेस का हमारे पास डाटा है, ना ही हम जानते हैं कि हमारी कितना रेशो पॉपुलेशन का किस प्रोफेशन से वाबस्ता है। कोई होमवर्क पहले से जिसको बोले या फिर ऑलरेडी किसी ने कोई काम नहीं किया हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। जिस इलाके से मैं मुंतखब हूँ, मैंने दरख्वास्त शुरू में की कि जी मुझे डाटा आप प्राइवेसी चेक्स के बाद मुझे आप डाटा दे दें और ये बता दें कि जी किन इलाकों में केसेस मौजूद हैं। आप डायरेक्ट घर भी ना बताएं, एग्जैक्ट घर ना बताएं, उनकी आइडेंटिटी को आप प्रोटेक्ट करें। ये डाटा नहीं दे रहे किसी को। मैंने बहुत सारे हुकूमती दीगर जो महकमे, मिसाल के तौर पे पुलिस, उनसे मालूम किया कि आपका डाटा आ रहा है, मुझे ना दें, आपके पास आ रहा है। बाकियों से पूछा, मैंने कहा आ रहा है, ये डाटा शेयर नहीं कर रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है स्प्रेड को आप रोकेंगे कैसे? आप कह रहे हैं कि पूरा सब बंद कर दें, बंद तो हो ही नहीं रहा कुछ। लेकिन अरसलान, इंटरनेशनली भी अगर हम देखें ना, लॉकडाउन को 1 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, उसके बाद वो फेल होना स्टार्ट हो जाता है। दुबई भी जो है उन्होंने भी जो है डिसाइड कर लिया है, क्योंकि उन्होंने काफी सारे टेस्ट कर लिए। सही से नहीं कर रहे सम्राट, आपने कोई प्लान तो किया है? कब तक मईशत का पहिया जैम रखेंगे? एग्जैक्टली, यही कंसर्न है, यही कंसर्न है। साल 2 साल बहुत सारे ममालिक जो है मैक्सिमम 1 महीने के लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। अगर उससे भी रिजल्ट अचीव ना हो, जो कि हमने भी कोई रिजल्ट अचीव नहीं किए, तो फिर उसके बाद वो लॉकडाउन को लिफ्ट करते हैं। अब फाइनली दुबई ने जल्दी लिफ्ट कर देना है, बहुत सारे और ममालिक हैं जिन्होंने लिफ्ट कर देना है लॉकडाउन को। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी सूबा और वफाक 1 पेज पर नहीं है लॉकडाउन को लेकर। एक तरफ सिंध कहता है कि जो वफाक फैसला करेगा हम भी उसी के ऊपर जो है अमल करेंगे, लेकिन फिर जब वफाक की तरफ से कोई डिसीजन, कोई वर्डिक्ट अनाउंस होता है तो वो वापस यू टर्न ले लेते हैं। तो इस सिनेरियो को कैसे टैकल करेंगे आप लोग? देखिए, मैं सिंध सूबे का शहरी हूँ, मेरी पार्टी वफाक में इस वक्त हुकूमत में, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जो फैसला सिंध हुकूमत करेगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है, मुराद अली साहब जो फैसला करेंगे, मैं मनवन उसको फॉलो करूँगा। वो इस सूबे वो तो हमने इसलिए फॉलो करना है क्योंकि लॉ एज पर द लॉ करना है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब का एक बड़ा मसला है जी। वो जब वो नेशनल जो कमेटी बनी हुई है इस्लामाबाद में, उसके अंदर बैठ के वो कुछ और बात कर रहे होते हैं, बाहर निकल के आते हैं कुछ और बात करते हैं। छोटी सी मिसाल दे दूं आपको मैं, इन्होंने कहा कि लॉकडाउन में हम सख्ती करेंगे बहुत ज्यादा। लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें पता चला कि जी लॉकडाउन में बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे। सख्ती हुई कि इन्होंने कहा कि तारिक रोड की दुकानें 2 दिन खुलेगी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे सिचुएशन के ऊपर कि वफाक और सिंध दोनों में जो है एक कम्युनिकेशन गैप है इस वक्त। डिसाइड नहीं हो पा रहा कि लॉकडाउन की तरफ मजीद हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वफाक का एक स्टांस है, दूसरी जानब सिंध हुकूमत का दूसरा स्टांस है। लेकिन बैरूनी ममालिक में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर उन्होंने एक क्लियर डिसीजन ले लिया है कि उनको, कुछ ममालिक ने, कि उनको मजीद लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना। जी सलमान, आप क्या समझते हैं इस गैप को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? क्योंकि इस वक्त सब कोशिश कर रहे हैं, हर सूबा कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं। देखें, चैलेंजेस तो इस वजह से हैं कि पाकिस्तान के हेल्थ के हर निज़ाम में बुनियादी ख़राबियाँ हैं जो दूसरे ममालिक में नहीं थी।
लेकिन जहाँ आप जब बात करती हैं लॉकडाउन की, तो मेरा ख्याल ये है कि अब हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़ना चाहिए। दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। दुनिया जो है वो ब्लॉक्स के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड प्लेसेस के ऊपर लॉकडाउन की तरफ जा रही है, कि जहाँ डेटाबेस लॉकडाउन के ऊपर जा रही है। ओवरऑल लॉकडाउन से हट के अब डेटाबेस के ऊपर आप जो है कॉन्सेंट्रेट करते हुए लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। और मेरा ख्याल ये कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। जिन एरियो में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं उन एरियो को सील करना चाहिए, उनके अंदर मासिव टेस्टिंग तो इसके लिए तो सलमान रिसर्च और केस स्टडीज़ होना बहुत लाजमी है, लेकिन आपको लगता है कि हमारे पास कोई रिसर्च डाटा कलेक्ट करने के लिए विंग्स मौजूद है जो डे एंड नाइट इसके ऊपर काम करें? ना हम यूनिवर्सिटीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, ना हम लोग रिसर्च डिपार्टमेंट्स बना पाए इतने सालों में। ये काम कौन करेगा? क्योंकि जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं, प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, वो तो हम डे एंड नाइट देख रहे हैं कि डिसीजंस भी चेंज हो रहे हैं। अगर आप इस वबा के से मुतालिक बात कर रही हैं तो ये वबा तो पहली दफ़ा पूरी दुनिया में आई है, तो इस पूरी दुनिया में कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। आप आ जाएं कि डाटा कलेक्शन अथॉरिटी कौन सी है, तो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल कमेटी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, कायम की है, जो आपका नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एनडीए में, वो इस पे काम कर रही है। सूबाई गवर्नमेंट्स अलग अपना डाटा कलेक्ट कर रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट अलग अपना डाटा कलेक्ट कर रही है। और डाटा की कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन इस वक्त अगर आप ये पूछेंगे तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त गवर्नमेंट्स इसके ऊपर काम कर रही हैं। और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना ही वाहिद हल है, क्योंकि अगर आप टोटल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो आपकी सलमान अगर हम हिस्ट्री में देखें कि एक जो ग्रेट डिप्रेशन का एरा था, उसके बाद बहुत ही कम ममालिक ने सर्वाइव किया। अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स को आप देखेंगे आफ्टर कोविड-19, अल्लाह इस वबा को जल्दी ख़त्म करे पूरी दुनिया से, तो एक पॉलिटिक्स का पूरा जो पैराडाइम है उसने चेंज हो जाना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, तो अब बहुत ज़्यादा कुछ और इनिशिएटिव्स भी हमें लेने चाहिए ताकि हम ओवरकम कर सकें अपना लॉस? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। कोरोना तो आ गया है और इंशाल्लाह गुजर भी जाएगा और साथ खैरियत से गुजर जाएगा, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कोरोना के बाद की पॉलिसी हम क्या बना रहे हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। देखें, कोरोना के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगी। पाकिस्तान की इकॉनमी जिसका पहले ही बेड़ा गर्क हुआ था, उसके ऊपर ये कोरोना का जो बम आके फटा है, इसके बाद की पॉलिसी क्या होनी है, इसके ऊपर सारा पाकिस्तान का जो सारा मुस्तकबिल है, पाकिस्तान ने किस तरह दुनिया में मूव करना है, सारा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक क्लियर कट पॉलिसी इसके ऊपर आएँ, इसके ऊपर डिफ़ाइन करें, एक क्लियर कट पॉलिसी लेके आएँ कि कोरोना के बाद आप इकनॉमिक चैलेंजेस से किस तरह से निबर्दाज़मा होंगे। ठीक है, तो ये एक मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोरोना के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी किन बुनियादों पर इस्तवार होनी है। अगर आप दुनिया की तरफ देखें तो दुनिया जो है कोरोना के बाद आईटी वो सबसे बड़ा सेक्टर होगा जिसके ऊपर दुनिया की इकॉनमी बेस करेगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आईटी के ऊपर इस वक्त अगर आप 90% लोगों से पाकिस्तान में ये पूछो ना कि आईटी का वफाकी वज़ीर कौन है, तो उनको उसका नाम नहीं पता होगा। तो पाकिस्तान की आईटी के ऊपर जो पॉलिसी एग्रेसिव होनी चाहिए थी वो नहीं है। हम डोमेस्टिक इकॉनमी की पॉलिसी के ऊपर चले गए हैं, हालांकि आने वाले दिनों में दुनिया की वही इकॉनमी सर्वाइव कर पाएंगी जो डाटा के ऊपर काम कर रही होंगी, जो आईटी के ऊपर काम कर रही होंगी, जो आईओटी के ऊपर काम कर रही होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आप देखिएगा कि दुनिया के पैराडाइम चेंज हो जाएगी। इस कोरोना के बाद दुनिया में कारोबार करने के तरीक़ेकार चेंज हो जाएंगे। वो कन्वेंशनल वे नहीं रहेगा जो आज से पहले या इस 2019 तक सारी दुनिया जिस तरह से कारोबार करती थी। तो पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपनी एक क्लियर कट पॉलिसी वज़े करे और उसके ऊपर अभी से काम करना स्टार्ट कर दे। उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जी कोरोना ख़त्म होगा तो उसके बाद। आप अभी से पॉलिसीज़ बनाइए और पॉलिसीज़ को अनाउंसमेंट करिए ताकि जो कारोबारी तबका है वो कारोबारी तबका अपनी तैयारी करे। जिस तरह कारोबारी तबके की अगर हम बात करें, जो ताजर बिरादरी जो है वो कह रहे हैं कि हमारे सब्र का प्याला जो है अब लबरेज हो चुका है, हम मज़ीद सब्र नहीं कर सकते और
और उन्होंने जो है प्रोटेस्ट के बारे में भी बार बार बताया है। दूसरी जानिब वफाक जो है सूबों की मुशावरत से लॉकडाउन में नरमी करने की बात भी कर रही है। आखिर सिंध को कैसे कन्वेंस करेंगे आप लोग और तमाम तर सूबों को कैसे लूप में लेकर फाइनली इसको लिफ्ट करेंगे? देखें, ये तो बड़ा चैलेंज है कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इसको कन्विंस कैसे किया जाए कि वो सही इकदाम उठाए। मुश्किल चीज़ है क्योंकि हमने अभी तक जो देखा है कि सियासत ज़्यादा हो रही है और काम कम हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको डिसाइड करना इंतहाई ज़रूरी है और ये करना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन या स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन जो है यही एक तरीका है। और हमारी मईशत कोई यूरोप की मईशत, यूके की, अमेरिका की तरह की मईशत नहीं है जो इतने लंबे लंबे तवील, या इवन चाइना की कि हम इतने बड़े लॉकडाउन जो है सर्वाइव कर सकें। एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें सोचना पड़ेगा कि कब तक, अभी इसके बाद क्या स्टेप ले सकेंगे। हमारी कोई प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं होनी चाहिए इस वक्त मईशत के बारे में, के ऊपर कोरोना के बाद किस तरह। सलमान, वो तो बाद में मेजर आएगा ना, लेकिन अभी के कॉन्सिक्वेंसेस हम नहीं देख पा रहे हैं। अभी तो आपके पास एक क्राइसिस है ना, आप उस क्राइसिस से निपट रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद पूरी दुनिया, आप देखें आपका जो एयरलाइन की पूरी इंडस्ट्री है वो इस वक्त पूरी डिसबैंड हुई हुई है। पूरी दुनिया में आपकी शिपिंग इंडस्ट्री जो सबसे मेजर 2-3 इंडस्ट्रीज हैं। मैं दोबारा सवाल की तरफ आऊंगी अरसलान, आप लूप में कैसे तमाम तर सूबों को लेंगे और अब आप लोग कैसे इसको जो है इसमें लॉकडाउन में नरमी कैसे लेकर आएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछली बार जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 2 उनकी तरफ से बयानात थे, एक तो ये कि इसको सियासत की नज़र ना किया जाए, दूसरी चीज़ कि उन्होंने कहा कि हम अपनी तौर पे ऐलान कर रहे हैं, अगर सिंध हुकूमत को समझ आती है कि उसको फॉलो करें, वरना वो अपना करने के जो हमारी माशाल्लाह से जो 18वीं तरमीम का जो सिस्टम आया है वो तलाक करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट का काम इस तरह से नहीं चलता। वफाक को चाहिए था कि वो इत्तेफाक राय पैदा करता। देखिए, हमने कोशिश की ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर लेके आते, सिंध हुकूमत वहां बैठ के कुछ कहती है, बाहर निकल के कुछ और कहती है। सिंगल पॉलिसी पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस होती है। हमने अनाउंस की और उसमें वहाँ पर मुराद अली शाह साहब ने जो बात की कि उन्होंने कहा ठीक है हम फॉलो करेंगे, उससे एक दिन पहले कहा कि जी कल जो भी ऐलान होगा हम फॉलो करेंगे, लेकिन बाहर निकल के उनके वज़रा ने बोला कि हम तो अपने फैसला करेंगे। नहीं, तो उसका तरीकेकार जो है 2-3 ही है आइन में, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट 2-3 ही है उसके अंदर आइन में। यहाँ तो गवर्नर आ जाए जो कहानी है जो हम नहीं जा रहे उसके ऊपर, 2-3 ही उसके ऊपर चीजें। देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो आपका आईनी प्लेटफॉर्म है, हमने वही आप तमाम सूबे के वज़राए आला को बैठा के साथ में वज़ीर-ए-आज़म साहब, वही है, ये उसी की एक्सटेंशन फॉर्म है, वहां से ऐलान करना है। तो सलमान वो ये कह रहे हैं ना कि उसी में तो वो यू टर्न लेने, फिर ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी वफाक से गलती ये हुई कि वो बजाय इसके कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला के उसमें एक इत्तफाक राय से फैसले करके उसका प्रेस रिलीज जारी करते, उन्होंने एक अनफॉर्मल मीटिंग हमेशा की है। अनफॉर्मल नहीं है वो, नहीं, काउंसिल ऑफ कॉमन, देखिए आईनी प्लेटफॉर्म आपका कॉमन इंटरेस्ट का, तो ये प्लेटफॉर्म आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ही है, जहां से आप आपके आईनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये इस वक्त जो चीज बनी हुई है उसके अंदर भी वही लोग बैठेंगे ना। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कौन बैठता है? कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर बैठता है, डिफेंस बैठता है, आपके बैनुल सूबाई वाले बैठते हैं, वहां के फैसले पीएनडी का मिनिस्टर बैठता है, चीफ मिनिस्टर अभी भी यही बैठे हैं। वहां पे जो लोग तो वही हैं, ऑफिसेस तो वही हैं। वहां जो फैसले होते हैं कैसे कन्विंस किया जाए, उनके आईनी तौर पे पाबंद होते हैं सूबे उसको फॉलो करने के लिए। लेकिन अगर आप बैठ के टीवी पे एक पॉलिसी अनाउंस कर देंगे बगैर लोगों को इत्तेफाक राय पैदा किए हुए, तो उस पे ये सूरत हाल होगी जिस तरह की इस वक्त हम देख रहे हैं। हम यही देख रहे हैं कि एक सुबह सिंध हुकूमत जो है जो बात हम शुरू दिन से कह रहे हैं ना, ये इसको तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, मीडिया में बड़ा अच्छा खेलते हैं। वो कहते हैं कि जी खान साहब की हुकूमत जो है वो लॉकडाउन के खिलाफ है। हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन करें, स्ट्रेटेजिक। और मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे सिंध हुकूमत उसी लाइन पे आएगी जिस लाइन पे हम शुरू से लाना चाह रहे हैं। मुझे नजर आ रहा है कि ताजिर बिरादरी ने तो ओपनली कह दिया है और बहुत सारी मुख्तलिफ फ्रेटर्निटीज से कहा जा रहा है लॉकडाउन पे ही मुराद अली शाह साहब, मेरा तज्जिया है कि वो आएंगे, इसी पे ही आना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास। ये दाद वसूल करते रहे, मीडिया पे बोलते रहे, लेकिन आखिर में इनको आना इसी पे ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है नवीद एंथनी ने भी ज्वाइन किया है, एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद एंथनी साहब, कॉल पर आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी जी, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको फॉर्मली वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया।
नवीद एंथनी साहब, इस वक्त हम बात करें लॉकडाउन की सिचुएशन के ऊपर। सूबे सिंध सूबे में और वफाक में काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है इस कोविड-19 के सिचुएशन के होते हुए भी। दोनों में अभी तक इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सका कि मज़ीद लॉकडाउन को आगे हमें बढ़ाना चाहिए या इसको लिफ्ट कर देना चाहिए या फिर इसमें नरमी आनी चाहिए। आखिर सिंध हुकूमत का क्या स्टांस है और मज़ीद आप लोग कितना जो है इस लॉकडाउन को कंटिन्यूड रखेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। दूसरी बात ये है कि मैं मुख्तसर करूंगा क्योंकि ज़ाहिर है आपका भी बिल्कुल अभी एंड टाइम है प्रोग्राम का। देखिए, हमारा तो एक ही कंसर्न है कि हम किस तरीके से जो है वो अपने सिंध के शहरियों की जो है वो जानों को बचा सकें, महफूज कर सकें, और उसके लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे हम ले रहे हैं और उसमें बेहतरी भी आ रही है। और देखिए, उतार चढ़ाव आपको पेशेंट्स के टेस्ट के बाद जो है वो सामने आ रहा है। आज का जो दिन है वो काफी जो है इस हवाले से परेशान कुन था कि आज जो है पॉजिटिव केसेस जो है वो बहुत ज्यादा सिंध में सामने आए हैं, और उसकी वजह यही है कि लोग जो है वो जो SOPs हैं उस पे जो अमल दरामद नहीं कर रहे। देखिए, इसमें मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। जितने भी हम मतलब चाहते हैं कि हम सिंध को महफूज करें, अपने आप को महफूज करें, अपनी फैमिलीज को महफूज करें, तो हमें उन SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, आज ये वक्त नहीं है कि हम किसी किस्म के क्रेडिट की बात करें, किसी किस्म की इसकी बात करें कि जी उसकी बड़ी वाहवाह हो रही है, इसकी वाहवाह कम हो रही है। इससे हमें निकलना पड़ेगा, खुदा के वास्ते इसमें से निकले। एंथनी साहब, इस वक्त अब मजीद हम लोग, आपको लगता है कि लॉकडाउन के मुतहम्मिल हैं? क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो पेशेंट्स का तो वो कम नहीं आ रहा, ग्राफ तो हमारा वैसा ही है। तो फिर क्या हम मजीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल इस वक्त हैं अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखें? मोहतरमा, आपका जो सवाल है, अगर मैं आपको अदर वे राउंड कर दूं कि जो पेशेंट्स की तादाद आ रही है, क्या हम इस चीज के मुतहम्मिल हैं कि हम ईज कर दें और खोल दें, लोगों को खुलेआम छोड़ दें कि वो कोरोना को स्प्रेड करें? लेकिन नवीद एंथनी साहब, हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं उसमें भी तो काफी सारे लूप होल्स हैं ना। जब हमने इतना लंबा लॉकडाउन रखा तो हमने इसमें अचीव क्या किया? देखिए, अचीव तो हमने किया, ये नहीं कहें कि जी अचीव नहीं किया। पेशेंट जो है वो ना सिर्फ उसका स्प्रेडिंग रुकी है और उसमें बहुत सारे टेस्ट भी परफॉर्म हुए हैं, लोग भी सामने हैं। और देखिए, इसमें जिस तरह के हमारे पास वसाइल थे उसको सामने रखते हुए जो बेस्ट हो सकता था, जो अवेलेबल सोर्सेज थी, उसमें से यही था। और जो स्टेप्स सिंध गवर्नमेंट ने लिए, और ठीक है एंथनी साहब, तो फिर क्या मजीद, यानी आपका स्टांस अभी भी यही है कि आप लोगों ने मजीद जाना है लॉकडाउन की तरफ, कोई नरमी नहीं लाएंगे? मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर हमें अपने लोगों की जिंदगियां बचानी है तो हमें उस तरह के सख्त फैसले करने पड़ेंगे जिसमें हम लोगों को जो है ना महफूज कर सकते हैं। ठीक है नवीद एंथनी साहब, आपको ग्रेट डिप्रेशन एरा के बारे में आप जानते हैं, और फिर आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ कितने ममालिक ग्रेट डिप्रेशन एरा के बाद सर्वाइव कर सके और बाकी तमाम तर ममालिक कहाँ चले गए। ये सिचुएशन भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इस हवाले से क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं हम इंटेलेक्चुअल डिबेट में देखिए अगर जाएंगे तो एक फर्क बात है, लेकिन मैं एक डिप्रेशन की जरूर बात करना चाहूंगा आपसे, जो हम क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, हम अगर लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ ये बताएं कि जी सोशल डिस्टेंसिंग के फवाइद क्या होते हैं, तो सूरत-ए-हाल फर्क हो सकती है। देखिए, मैंने 72 आवर्स आइसोलेशन में गुजारे हैं। जब मैंने अपना टेस्ट करवाया था, मुझे वो मालूम है कि उस वक्त डिप्रेशन का क्या लेवल होता है एक सिंगल आदमी के लिए। ठीक है ना? माजरत के साथ एक सवाल है मेरा, वो ये है कि जब लॉकडाउन आपने अनाउंस किया था, इनिशियली आपने 14 दिन के लिए लॉकडाउन अनाउंस किया था। इसका मतलब ये है कि तमाम आवाम के साथ जो आपने राशन बैग डिस्ट्रीब्यूट करने थे, जो मुस्तहक लोगों तक पहुंचना था, वो इनिशियली आपने 14 दिन के अंदर अंदर पहुंचना था। आज लॉकडाउन को हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। आपने 20 लाख राशन बैग मुस्तहकीन तक पहुँचाने का वादा किया था, वज़ीर आला साहब ने TV पे आके वादा किया था। आप मुझे ये बताइए कि आप सिंध के अवाम की जो परेशानियां हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? आप टेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है, वो आपकी बात सही है कि आप उसमें ना रोक सकते हैं, सिर्फ स्लो डाउन कर सकते हैं, जिसके लिए आपने लॉकडाउन किया उससे स्लो हो गया। लेकिन उसके बाद की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए आपके तमाम काबीना, तमाम वज़रा या तमाम मेंबरान क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमें। मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है दोस्त? सलमान रहमान साहब बात करें, तज्जियाकार हैं। अच्छा। सलमान साहब,
बात यह है कि जो 14 दिन का इनिशियली लॉकडाउन का अनाउंस किया था, उसके बाद केसेस के आप देख लीजिए तादाद क्या है, और उसके बाद जो स्पीड बढ़ी थी वो भी आप देखें, वो भी आप ध्यान में रखें। वो तो हम मान रहे हैं ना, वो आपने मान लिया कि लॉकडाउन लॉकडाउन कैसे स्प्रेड स्लो गया, लेकिन आपने वक्त काफी कम है हमारे पास, वक्त बहुत कम है। आपने जो सवाल इतना लंबा कर दिया, अब मुझे थोड़ी सी गुजारिशात करने दीजिए। देखिए, चैलेंजिंग पोजीशन इस वक्त पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन मुमालिक समेत हमें भी सब फेस कर रहे हैं, और हम उस वक्त ही इसका मुकाबला कर सकते हैं जब मैं और आप कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होंगे, और अप्रोच ये होगी कि हमने अपने लोगों को बचाना है। अगर मैं इस चक्कर में लग जाऊं कि सलमान साहब को मैंने कैसे नीचा दिखाना है या एंथनी को कैसे नीचा दिखाना है, तो फिर उसमें हम जीत नहीं सकेंगे। ठीक है, यहीं पे हमारे साथ कॉल पे रहिएगा। एंथनी, मैं आपकी जाने पाऊंगी। अरसलान, आपका रिबटल इनके स्टेटमेंट पर। देखिए, ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये कह रहे हैं एंथनी साहब के जो है बस यही है जो है, मतलब हमसे कोई तवक्का ना रखें, बस यही। नहीं, मैंने ये नहीं कहा अरसलान साहब, मैंने ये नहीं कहा। हकीकत में ना हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, ना हमारे पास जो लॉकडाउन से मुतासिर लोग हैं उनके लिए कोई राशन बैग है, ना कोई इनके पास कोई और सपोर्ट का सिस्टम है। बस जो है, बस लॉकडाउन है, इसी से गुजारा करें, इसके अलावा कोई नहीं। फिर अगर देखे, मैं हूँ फोन पे, अगर सामने बैठा होता फिर मैं बात करता है कि देखिए, जब हमने वफाकी हुकूमत से कहा कि हमें मुख्तलिफ इदारों में जो वफाक के कंट्रोल में है, हमें वहां तक एक्सेस दें, हम यहाँ पर लोगों को माशी तौर पे भी सपोर्ट करना चाहते हैं। आपने राशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे जो सिचुएशन क्रिएट की थी, जो आपने आज सवाल उठाते जो कंफ्यूजन क्रिएट की थी, उसका जवाब हमने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। लेके चले गए वो 20 लाख राशन जो है, वो 20 लाख राशन का मतलब ये 1 करोड़ घराने, मतलब पूरे सूबे की 1/4 आबादी कहाँ है। कोई हमारा एहसास प्रोग्राम देखे ना, आप सिस्टम डेवलप करें, आप जो है सिस्टम डेवलप करें। 65 अरब रुपए इस वक्त जा चुके हैं। आवाज नहीं आ रही। क्या एहसास प्रोग्राम इस तरह से होता है यार? आपके तो आपसे राशन बैग नहीं आ पा रहे, हमारे पास डेटा है 65 अरब रुपए का डेटा हमारे पास मौजूद है, 55 लाख अफराद का डेटा मौजूद है कि इनको दिया वेरीफाई करा लें, जिससे भी करवा लो। आपके पास 10 बैग नवीद एंथनी साहब वन लाइनर दे दीजिए। खत्म करें कि जी आपको 12,000 गिनना भी आता है या नहीं आता? नवीद साहब वन लाइनर दे दीजिए। 12,000 रुपए, 10,000 मिलेंगे, 2,000 रुपए जब्दारी से अपनी जेब में चले जाते हैं। कितना आता है या नहीं आता? आपको अपनी जेब से दे रहे हो। आप सियासत में बात ना करें ना, जवाब जो है नहीं बोले नहीं, मेरे पास जवाब ठीक है। मैं आऊंगी आपकी जानिब। नवीद एंथनी साहब वन लाइनर दे दीजिए। जवाब दे दिया। नवीद एंथनी साहब वन लाइनर दे दीजिए, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। देखिए अलीना साहिबा, बात यह है कि आप अगर लोगों की जिंदगियां बचाना चाहते हैं तो आप इस बात से निकलें कि ये पैसे खान साहब ने दिए हैं या ये पैसे जो है वो मुराद अली शाह ने दिए हैं। आप अगर पाकिस्तानियों की जिंदगियों को अजीज जानते हैं तो इस वक्त आपको सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। आप नहीं लेंगे तो आइंदा आने वाली नस्लें कभी आपको माफ नहीं करेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद एंथनी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। वन लाइनर सलाम। आने वाली नस्लें ना याद रखेंगे उनको, जिन्होंने ये सारे उनके सामने एक माहौल बना के और उनको जो है वो ढकेल दिया खाई में और बोला कि बस यही है, हमसे कुछ तवक्का ना रखना, जो हो सकता था हमने किया, हमसे सिर्फ लॉकडाउन हो सकता था, अस्पताल हमने 10 साल में नहीं बनाए, राशन बैग 20 लाख हम नहीं दे सके, कुछ नहीं कर सके। मैं बुनियादी तौर पर एंथोनी साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इत्तेफाक राय पैदा किया जाए पाकिस्तानियों की ज़िंदगी के बारे में, और आने वाले दिनों में इकॉनमी कैसे सही होगी उसके बारे में मिलजुल कर फैसले करने की ज़रूरत है। इस वक्त इख्तिलाफ से ज़्यादा इत्तेफाक राय की ज़रूरत है, और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस वक्त बैठना चाहिए। इससे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान में पहले कभी नहीं रही। ये जो वक्त है इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए, और अभी की सिचुएशन से कैसे निपटना है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकॉनमी के जो हालात, जो कंडीशन आने वाली है, उनसे कैसे निपटना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान रहमान साहब आपका, अरसलान ताज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें प्रोग्राम में नवीद एंथनी साहब ने भी ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।